आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th की हिस्ट्री और चैप्टर हमारा तीसरा है भारत में राष्ट्रवाद। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हम टर्म 2 के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूजर नेम है इंस्टाग्राम पे, आप मुझे इससे सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों तरह के क्वेश्चन देखने वाले हैं और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं ना क्वेश्चन पेपरों में, वो भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखनी है और समझते हुए चलना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो कब हुई थी। तो जो कांग्रेस है ये 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और ये जो एक अंग्रेज अधिकारी थे इनका नाम था A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी कांग्रेस की। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो जो व्योमेश चंद्र बैनर्जी हैं ये इसके पहले अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखिए आप। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी जो बागान व्यवस्था थी उसके खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। तो ये जो चंपारण आंदोलन था महात्मा गांधी का, ये कब हुआ था, आपसे ये पूछा हुआ है। तो ये 1917 की बात है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना, 1917 में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रॉलेट एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था। तो 1919 में ये जो एक्ट था ये पारित हुआ था। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि रॉलेट एक्ट जो है ये क्या था। आगे मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो को देखते रहना आपको। रॉलेट एक्ट क्या था, देखिए रॉलेट एक्ट क्या था, एक एक्ट था, एक कानून आप कह सकते हो उसे। ये कानून अंग्रेज लेकर आए थे और इसके तहत क्या होता था, देखिए जैसे कि मान लो कोई भारतीय है, वो अंग्रेजों का अगर विरोध कर रहा है तो उस विरोध को दमन करने के लिए ये लेके आए थे कानून, रॉलेट एक्ट। तो इसके तहत इन्होंने क्या अधिकार दे दिए थे कि जो राजनीतिक कैदी हैं, ठीक है, यानी कि जो भी मतलब राजनीतिक गतिविधि कर रहा है या फिर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन वगैरह कर रहा है, तो ऐसे में जो राजनीतिक कैदी होंगे उनको 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखा जा सकता है। ये अधिकार मिल गया था। तो इससे क्या थे, जो भारतीय थे वो बहुत नाराज थे क्योंकि उनके खिलाफ था ये कानून। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा किसी भी राजनीतिक कैदी को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का जो अधिकार था उसका विरोध किया किसने, भारतीय नेताओं ने। यानी भारतीय नेता जो थे उसके विरोध में आ गए और इन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की। ये पेपर में काफी आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो महात्मा गांधी, इन्होंने हिंद स्वराज जो है पुस्तक इसकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो कब हुआ था। तो अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो 1906 में इसकी स्थापना हुई थी, 1906 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको ध्यान से देखना आपको कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस महत्वपूर्ण घटना से किया। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सविनय अवज्ञा, असहयोग आंदोलन, ये 2-3 जो टॉपिक है इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं कैसे शुरू करा। क्या था भाई, उस समय में एक कानून बनाया हुआ था अंग्रेजों ने, नमक वाला। यानी ये अंग्रेज क्या करते थे, नमक पर टैक्स लगा रखा था, ठीक है। और नमक बनाने का अधिकार भारतीयों वगैरह को था नहीं, इनको टैक्स देना होता था। तो गांधी जी ने एक तरीका अपनाया कि वो क्या करेंगे, नमक कानून जो है इसको तोड़ेंगे, यानी नमक खुद बनाएंगे और नमक बनाकर इस कानून को तोड़ देंगे। और यहां से शुरुआत होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो देखिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ नमक कानून तोड़कर किया, यानी नमक बनाने का जो कानून था उसको तोड़कर इन्होंने किया, ठीक है। भारतीयों का अधिकार नहीं था। गांधी जी ने साबरमती से, इनका जो आश्रम था साबरमती में, यहां से दांडी तक की यात्रा की, पैदल वो भी, ठीक है। और जब वो दांडी पहुंच गए तो उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाया और अंग्रेजों द्वारा बनाया गया ये जो कानून था नमक वाला, इसको तोड़ा। तो जब ये कानून इन्होंने तोड़ दिया और यहां इसके बाद शुरुआत हो जाती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1922 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह वापस क्यों लिया था। ये असहयोग आंदोलन की बात चल रही है, ध्यान से देखिए। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था कि जो चौरी चौरा नामक जगह है वहां पे हिंसा हो गई थी, यानी एक पुलिस चौकी वगैरह को जला दिया था आंदोलनकारियों ने। इसकी वजह से गांधी जो थे इन्होंने अपना जो आंदोलन था उसको वापस ले लिया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में
कौन सा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था? क्या महत्वपूर्ण फैसला? तो ये फैसला लिया गया था कि हर साल 26 जनवरी के दिन पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, ये फैसला यहाँ पे ले लिया गया था लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौता जो है ये कब हुआ था और इसकी शर्त क्या थी? तो गांधी इरविन समझौता जो है ये 1931 में हुआ था, 1931 में हुआ था। और इस समझौते में सरकार ने वचन दिया था कि हिंसा के आरोप में जो गिरफ्तार लोग हैं उनको छोड़कर बाकी जो राजनीतिक बंदी हैं, जो जो बंद किए गए हैं जेल में, उनको आज़ाद कर दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन जिन्होंने हिंसा की है उनको आज़ाद नहीं किया जाएगा। तो कुछ इस तरीके की बातें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूना समझौता जो है वो किसके बीच हुआ था? तो एक तरफ थे गांधी जी और एक तरफ थे भीमराव अंबेडकर जी। इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ था। इसको पूना समझौता कहा जाता है। ठीक है, पृथक निर्वाचिका वाला जो मुद्दा था उस पर विवाद था, वही यहाँ पे समझौते में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो किसने लिखा था? ऑप्शन है, सॉरी ऑप्शन नहीं है इसमें, सीधा आंसर आपके सामने दे रखा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कई जगह आपको बंकिम चंद्र चटर्जी भी लिखा होगा, कई जगह पे आपको बीसी चटर्जी भी लिखा मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का विरोध करते समय किस भारतीय नेता को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा था? तो लाला लाजपत राय जो थे इन पे लाठियों से प्रहार किया गया था और इसकी वजह से इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? देखिए, ये जो कमीशन था इसमें 7 सदस्य थे, ध्यान रखिए 7 सदस्य थे और उसमें एक भी भारतीय नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज थे। इसलिए जो भारतीय थे वो नाराज थे। इस आयोग से जिन बातों पर विचार करने को कहा गया उनसे भारतीय जनता को स्वराज पाने की कोई उम्मीद नहीं थी, यानी भारतीयों के लिए बनाया गया। लेकिन इसमें सारे अंग्रेज तो जाहिर सी बात है उनके लिए क्या करेंगे ये, इसलिए भारतीय जो थे नाराज थे क्योंकि एक भी भारतीय को इसमें शामिल ही नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस मुद्दे को लेकर गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में विवाद छिड़ गया था? तो पृथक निर्वाचिका वाला जो मुद्दा था इसको लेकर विवाद हुआ था, क्योंकि जो भीमराव अंबेडकर थे वो चाहते थे कि SC ST जो है इनके लिए अलग से चुनाव व्यवस्था होनी चाहिए, निर्वाचन व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन गांधी जी थे वो नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था इस तरीके से ये जो दलित समुदाय है ये भारतीयों से अलग हो जाएगा। तो ये इस पे विवाद हुआ था। पूना समझौता वगैरह बाद में हुआ, फिर ठीक हो गई थी बातें, आरक्षण वगैरह की बातें हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत किस उपन्यास का अंश है? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, याद रखिए। तो जो आनंद मठ नाम का जो उपन्यास है इससे ये लाइन ली गई है। ठीक है, उसका ये अंश है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार एक नई आर्थिक परिस्थिति पैदा हो गई थी? तो देखिए 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, यानी प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इसमें किस प्रकार की नई आर्थिक परिस्थिति पैदा हो गई थी ये आपको बताना है। तो देखिए ये पॉइंट और हेडिंग में समझा रहा हूँ, आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहला तो पॉइंट ये है आपके सामने कि करों में वृद्धि हो गई थी, यानी टैक्स जो था वो बढ़ा दिया गया था। तो टैक्स क्यों बढ़ाया गया था इसके पीछे देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था इसके कारण जो रक्षा क्षेत्र है उसका खर्चा बढ़ गया था। ठीक है, रक्षा का जो व्यय था वो काफी बढ़ गया था। इस कारण टैक्स, सरकार ने सोचा कि भाई अब ये पैसा जनता से ही तो लेना है, तो सरकार ने क्या करा, टैक्स बढ़ा दिया। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर करों में वृद्धि कर दी गई, यानी टैक्स में वृद्धि कर दी गई। सीमा शुल्क जो था उसको बढ़ा दिया गया। जो इनकम टैक्स था ये पहले नहीं लगता था, लेकिन ये इनकम टैक्स के रूप में एक नया टैक्स लगा दिया गया जनता पे। तो ये सारी चीजें हुई थी, इसकी वजह से क्या हुआ था, टैक्स वगैरह बढ़ गया था। आगे देखते हैं, दूसरा पॉइंट देखो इसी क्वेश्चन का, कि कीमतें जो थी, कीमत जो थी वो काफी से तेजी से बढ़ रही थी। तो युद्ध के दौरान क्या हुआ, जो चीजों की कीमतें हैं वो बहुत बढ़ने लगी, महंगाई बढ़ रही थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय खाद्य पदार्थ जो थे उसमें काफी मतलब उसकी कमी हो गई थी 1913 से लेकर 1918 तक। ठीक है, ये देखो विश्व युद्ध 1914 से शुरू हुआ था। ठीक है, लेकिन इससे एक साल पहले यानी 1913 से ही देखें 1913 से ही मतलब जो चीजों के दाम थे वो बढ़ने शुरू हो गए थे, यानी विश्व युद्ध से एक साल पहले भी। तो ये काफी तेजी से बढ़ी थी कीमतें, ये याद रखना है। जो आम आदमी थे, जो उनका जीवन जो था काफी समस्याओं से भर गया था। लोग जो थे वो विदेशी शासन से मुक्ति चाहते थे और उसके बारे में सोचने लगे थे। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिपाहियों की जबरन भर्ती।
विश्व युद्ध में सैनिकों की मांग बढ़ी। ठीक है, ये जो विश्व युद्ध था इसमें सैनिकों की मांग बढ़ने लगी थी। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया और जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो सैनिकों की मांग बढ़ रही थी, तो गांव से क्या करते थे, जबरन लोगों को सिपाही बना देते थे और इससे गांव के लोग जो थे वो बहुत गुस्से में थे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इस तरीके से ये बदलाव आए थे। अगला क्वेश्चन है कि सत्याग्रह से क्या अभिप्राय है। ठीक है, और इसी का एक दूसरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, मतलब सेम ही है, आंसर एक ही लिखना है कि गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार की व्याख्या करो। देखिए सीबीएसई में ये आया हुआ क्वेश्चन है, दोनों किसी भी लैंग्वेज में आ सकता है, या तो सत्याग्रह पूछ लेंगे या फिर इस तरीके से पूछ लेंगे या किसी और तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह क्या है, इसको समझते हैं। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पे आग्रह और सत्य की खोज पे जोर दिया जाता है। देखिए सत्याग्रह में क्या था, इसका अर्थ ये है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा हो, यानी कि मान लो अंग्रेज हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं और हमें उनसे अपनी बात मनवानी है, तो उसके लिए सत्याग्रह का रास्ता अपनाया था जिसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये कहना था। ये कहते हैं कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो जो उत्पीड़क है उससे मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की जरूरत नहीं है। यानी कि अंग्रेज जो थे बहुत ताकतवर थे, वही तो उत्पीड़क थे, उत्पीड़न कर रहे थे जनता का। तो इन्होंने कहा कि उनसे लड़ने के लिए हमें शारीरिक बल की जरूरत नहीं, यानी कि जरूरी नहीं है कि आप शारीरिक रूप से बहुत पहलवान हो तो ही लड़ पाओगे। उन्होंने बोला कि प्रतिशोध की भावना, यानी गुस्से की भावना या आक्रामकता का सहारा नहीं लिए बिना सत्याग्रही जो है वो केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं। यानी कि क्या करो, आंदोलन करो। ठीक है, उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए। ठीक है, अहिंसा के सहारे। और अंततः लास्ट में क्या होगा, सत्य की जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का ये धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। हो सकता है आपको समझने में दिक्कत आ रही हो, तो आप इन चीजों को ध्यान से 2 बार देखेंगे आंसर की इस वीडियो को, और आंसर को ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे तो आपको लिख लिख कर भी ये याद हो जाएगा। पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग कांड जो था इसके बारे में विस्तार से बताइए। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग की जो घटना है उसका वर्णन कीजिए, इसके क्या प्रभाव पड़े इसके बारे में बताना है। तो देखिए शुरू करते हैं आंसर। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में जो अमृतसर है, अमृतसर में जलियांवाला बाग की ये जो घटना थी, ये घटना हुई थी। उस दिन क्या हुआ था कि बहुत सारे गांव वाले लोग जो थे वो वैशाखी का मेला लगा हुआ था, तो उस मेले में शामिल होने के लिए जलियांवाला बाग जो था उसके बंद अहाते में इकट्ठे हो गए थे। वो जो मतलब उसमें स्पेस था उसमें आके इकट्ठे हो गए। काफी लोग सरकार द्वारा, उस समय में सरकार ने जो कानून लागू कर रखे थे उसका विरोध भी कर रहे थे। ये मैदान जो था चारों तरफ से बंद था। ठीक है, लोग इस मैदान में आके इकट्ठे हो गए थे। वहां पे जुटे हुए लोगों को ये पता नहीं था कि इस इलाके में मार्शल लॉ लागू है। मार्शल लॉ मतलब सैनिक शासन लागू हो रखा है एक तरह से, सेना के पास बहुत अधिकार है, जो चाहे वो कर सकते हैं। उनको पता नहीं था इस बारे में, बहुत सारे लोगों को। फिर क्या होता है, एंट्री होती है जनरल डायर। ये बहुत ही क्रूल, बहुत ही मतलब निर्दयी अंग्रेज अधिकारी था। इसने क्या करा, ये हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पे आया जहां पे बहुत सारे लोग थे। मैदान के चारों तरफ जो गेट थे, जो बाहर निकलने के गेट थे, उस रास्ते को इन्होंने बंद करवा दिया। इसके बाद जो उनके सिपाही आए, बंदूक लेकर आए और उन्होंने जनता पे अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इसमें भाई सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि सत्याग्रही जो लोग थे, जो सत्याग्रह कर रहे थे, उनके दिमाग में ये जो जनरल डायर था वो दहशत डालना चाहता था कि मतलब लोग डरे अंग्रेजों से और उनके सैनिकों से, ये डालना चाहता था। आगे देखो क्या क्या हुआ और समझिए। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर फैलने के बाद क्या हुआ। ये तो हो गया भाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, सैकड़ों लोग मर गए। लेकिन जब ये घटना हो गई उसके बाद इसकी जो आवाज थी वो आगे फैली, लोगों को इसके बारे में पता लगा। देखिए क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर फैलने पर क्या प्रभाव पड़ा। जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर फैल गई तो उत्तर भारत के बहुत सारे शहर में लोग सड़कों पे उतर गए, हड़ताल होने लगी। लोगों ने पुलिस से मोर्चा लड़ना शुरू कर दिया, लोगों ने सरकारी इमारतों पर हमला करना शुरू कर दिया। ऐसे में सरकार भी एक्शन में आ गई, उन्होंने इसको बहुत निर्ममता से कुचला, जो भी लोग थे उनको मारना शुरू कर दिया। ठीक है, ये सब हुआ। सरकार जो थी वो लोगों को अपमानित करना चाहती थी, यानी उनकी
इंसल्ट करना चाहती थी और उनको आतंकित यानी उनको डराना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया, इंसल्ट की गई उनकी। लोगों को कोड़े मारे गए, गांव में बम बरसाए। हिंसा फैलते देख जब महात्मा गांधी ने देखा हिंसा फैल रही है तो उन्होंने आंदोलन को क्या किया, वापस ले लिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, पूछा जाता है आपसे। तो देखिए, असहयोग आंदोलन जो था 1921 में शुरू हुआ था और गांधी जी ने इस आंदोलन में खिलाफत आंदोलन जो था मुस्लिमों का, उसको भी शामिल कर लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों ने क्या क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो देखिए, आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी से हुई थी। जो शहरी मध्य वर्गीय लोग थे उन्होंने, उनके द्वारा शुरुआत हो गई। जो स्टूडेंट थे उन्होंने स्कूल में जाना छोड़ दिया। हेडमास्टर और जो टीचर थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में जो परिषद चुनाव थे उसका बहिष्कार कर दिया गया। आगे देखो क्या क्या होता है। विदेशी सामान जो था उसका बहिष्कार किया कि हम बाहर का सामान नहीं लेंगे। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब है यहाँ पे खड़े होकर बाहर विरोध करना। ठीक है, विरोध करना। और विदेशी कपड़ों को जलाया गया, उसकी होली जलाई गई। लोगों ने भारतीय कपड़ा और जो भारतीय मील वाला जो कपड़ा होता है या हथकरघे वाला कपड़ा है उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। असहयोग आंदोलन जो था ये केवल शहर में नहीं बल्कि गांव में भी पहुंच गया था। किसान लोग, आदिवासी लोग जो थे, इन्होंने भी इस आंदोलन का अपने अपने तरीके से समर्थन किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को लेकर क्या सुझाव दिए। तो उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। सुझाव ये थे कि आंदोलन जो होगा वो स्टेप वाइज स्टेप यानी कि चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई जो पदवी, जो भी पदवी मिली हुई है, ठीक है, लोगों को जो वो लौटानी है। सरकार जो है वो नौकरियां, ठीक है, सरकारी जो नौकरियां हैं वो लोगों को नौकरियों पे जाना बंद करना है। ठीक है, सेना, पुलिस, अदालत, विधायी परिषद, स्कूल, विदेशी वस्तु, सबका बहिष्कार करना है। सैनिकों को सेना से दूर होना है, पुलिस में नहीं जाना है, अदालतों में नहीं जाना है, वकीलों को चुनाव वगैरह जो है उसको रोक देना है, स्कूल और जो विदेशी वस्तु है सबका बहिष्कार कर देना है। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप करना था। असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एक साल बाद, ये लगभग फरवरी 1921 में आंदोलन जो था ये वापस ले लिया था। वापस क्यों लिया था? क्योंकि उनको लगता था, गांधी जी को लगता था कि आंदोलन जो है वो हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रह को व्यापक प्रशिक्षण, यानी जो सत्याग्रही लोग हैं, सत्याग्रह करने वाले लोग हैं, उनको अभी बड़े लेवल पर ट्रेनिंग देने की जरूरत है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी का गठन कब और किसने किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, CR दास जो थे, इन्होंने और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने मिलकर ये इसका गठन किया था। और कब किया था? 1923 में किया था। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा याद रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस प्रकार से शुरू हुआ? तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। आपको पता है कि जो दांडी यात्रा थी, साबरमती से दांडी तक की यात्रा की थी, फिर नमक बनाकर कानून तोड़ा था, यहीं से शुरुआत हो जाती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। ये तो रिपीट हो गया है, चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत अंग्रेजों के बनाए कानून के उल्लंघन करने की बात रखी गई। ठीक है, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत अंग्रेजों के बनाए कानून के उल्लंघन की जो बात रखी गई थी उसको देखते हैं। क्या हुआ था भाई कि महात्मा गांधी ने ये कहा था कि हम अगर अंग्रेजों की बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम उनके आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, उनके कानून को मानना बंद कर देंगे, तो उससे क्या होगा, अंग्रेज अपने आप ही मतलब ठीक हो जाएंगे और ये व्यवस्था जो है सही चलेगी, हमें स्वराज मिल जाएगा, देश आजाद हो जाएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत यही था कि अंग्रेजों के बनाए हुए कानून का उल्लंघन करने की बात रखी गई थी। ठीक है, अब देखो क्या क्या हुआ। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा। सविनय अवज्ञा, ये फिर क्वेश्चन एक और हो सकता है यहीं पे, मैं आपको बता देता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत क्या क्या हुआ, क्या क्या कार्रवाई की गई। तो देखिए, देश के अलग अलग भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा। विदेशी कपड़े जो थे उसका बहिष्कार किया, जलाया। शराब की दुकानों के सामने आंदोलन करें। ठीक है, किसानों ने लगान और जो कर था वो चुकाने से मना कर दिया, जो चौकीदारी कर वगैरह होता था वो। गांव में जो तैनात कर्मचारी थे उन्होंने भी इस्तीफा देना शुरू कर दिया। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले जो लोग थे, क्योंकि जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए कानून बना दिया था कि अब जंगल में नहीं आएंगे, अपने पशुओं को वहां पे चराएंगे नहीं, जंगलों से लकड़ी नहीं उठा सकते, फल नहीं उठा सकते, उन पे रोक लगा दी थी आदिवासियों पे। तो उन्होंने जो अंग्रेजों के कानून थे वो मानने से इनकार कर दिया।
औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी, बहुत सारे जगह पे हिंसा हो गई थी। 1930 में, अप्रैल 1930 में गांधी के समर्थित साथी अब्दुल गफ्फार खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में जो भीड़ थी उसको बहुत गुस्सा आया, वो भीड़ बाहर आ गई तो पुलिस ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन लोग फिर भी गोलियां खाते रहे, बहुत सारे लोग मर गए इसमें। उसके बाद महात्मा गांधी ने फिर से इनको जब गिरफ्तार किया गया, ठीक है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या हुआ, मजदूरों ने, एक सेकेंड, ठीक है, मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक जो थी पुलिस चौकी, जब पता लगा कि भाई महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया तो पुलिस चौकी को उसके बाद लोगों ने जलाया, नगर पालिका पे हमले कर दिए, अदालत, रेलवे स्टेशन पे हमले शुरू कर दिए। इस प्रकार महात्मा गांधी ने फिर से आंदोलन को वापस लेने का फैसला करा और 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन जो था एक अंग्रेज, उसके साथ एक समझौते पे हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी आता है, स्वराज का झंडा। अब देखिए स्वराज का झंडा जो था वो भी तिरंगे की तरह था, 3 रंग का। स्वराज का झंडा कैसा था, देखिए 1921 तक गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। ये 3 रंग का था, इसीलिए इसको तिरंगा कहते हैं। इसमें सफेद रंग था, लाल रंग था और हरा रंग था। ठीक है, सफेद रंग था, लाल रंग था और हरा रंग था, और बीच में चरखा बना हुआ था, चरखे का चित्र बना हुआ था। ठीक है, और इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखा आएगा, चरखे को जगह दी गई थी, जो कि स्वावलंबन यानी स्वावलंबन का प्रतीक था। और जब जुलूस में जाते थे लोग, रैली में जाते थे, तो अंग्रेजों के आंदोलन में जाते थे तो जुलूसों में इस झंडे को लेकर जाते थे। ठीक है, तो ये उनके मतलब अंग्रेजों के विरोध का एक तरीका भी था, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है, और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे आपको बताएं, और 2-4 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है आपको दे दिए जाएंगे वेबसाइट पे हमारी। तो इसके जो नोट्स हैं आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, eklavyastudypoint.com सर्च करना है और हमारी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। उसमें क्लास 10th में जाके आपको हिस्ट्री में जाके अपने नोट्स सर्च कर लेने, तो आपको इस चैप्टर के नोट्स में मिल जाएंगे। टर्म 2 के आपके एग्जाम वगैरह में जो भी आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मिल जाएंगे। ये तो क्वेश्चन जो आपने वीडियो में देखे ये तो आपको मिलेंगे, प्लस में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाल देंगे हम वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।